प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार। आज फिर से हम पॉलिटी पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। आकाश गुड इवनिंग, रिंका गुड इवनिंग, मंजू, निषाद, प्रीतिपाल, सौरभ, राघव। ठीक है बच्चों, जल्दी से आ जाइए ताकि हम स्टार्ट कर सकें एक और क्लास पॉलिटी की, यानी कि राज व्यवस्था की। और लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये तो आपको क्लियर है ही। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस और केंद्र राज्य संबंधों को हम जो है एक क्लास में समाप्त नहीं कर सकते, इसके लिए कई सारी क्लासेस लगेंगी। एक क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस। उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध यानी कि एग्जीक्यूटिव रिलेशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच में हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध यानी कि फिनेंशियल रिलेशंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्लासेस चलेंगी। और आज की जो कक्षा है यानी क्लास नंबर 31, इसमें हम पढ़ने वाले हैं विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो क्लियर है बच्चों यहां तक कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, और इनके बीच में विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा संविधान जो है वो संघीय प्रकृति का है, ये आप जानते हैं, फेडरल नेचर। और भारत के संविधान के द्वारा भारत में जो राज व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करी गई है वो एक संघीय व्यवस्था है। यानी उसमें सरकार के दो स्तर हैं, केंद्रीय स्तर पर सरकार है और प्रांतीय स्तर पर सरकार है, या कहें कि संघीय स्तर पर सरकार है और राज्यों के स्तर पर सरकारें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो सरकारें हैं केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है भारत के संविधान के माध्यम से। शक्तियों का विभाजन किया गया है यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स। और तीन तरह की शक्तियों का विभाजन किया गया है: विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और वित्तीय शक्ति। ठीक है बच्चों। पिंकी जी गुड इवनिंग, मुकेश कुमार गुड इवनिंग, आकृति, शिफा गुड इवनिंग, प्रीतिपाल गुड इवनिंग, अनु गौतम, आप सभी का स्वागत है बच्चों। खुशबू गौतम गुड इवनिंग, सुवानी सिंह गुड इवनिंग, चेतक सिंह प्रणाम, प्रीतम सोनकर गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है यहां पे कि हम पढ़ रहे हैं संघीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है, यानी कि भारत के संविधान में ही जिसको लिख दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये किस तरह का विभाजन है? ये तीन तरह का विभाजन है। विधायी शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में, दूसरा है कार्यपालिका शक्ति का विभाजन या कहें कि प्रशासनिक शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में, और तीसरा जो विभाजन है वो है वित्तीय शक्ति का विभाजन यानी फिनेंशियल पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं विधायी शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे कैसे किया गया है। और ये जो जानकारी है ये है भारत के संविधान के भाग 11 में। भारत के संविधान का भाग 11 जो अनुच्छेद जो है 245 से 255 तक जाता है, यानी कि अनुच्छेद 245 से 255
ठीक है बच्चों, भारत के संविधान के भाग 11 में दिया गया है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, विधायी शक्तियों का विभाजन और कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्ति का विभाजन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, और ये जो है अनुच्छेद 245 यानी 245 से अनुच्छेद 255 तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल की, उसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यपालिका शक्ति का विभाजन। ये भी जो है भाग 11 में ही दिया गया है, भारत के संविधान के भाग 11 में ही है, और ये जो है ये दिया गया है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में। ठीक है बच्चों, कार्यपालिका शक्ति भाग 11 में दी गई है, कार्यपालिका शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति का विभाजन। तो क्लियर है बच्चों कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और उसमें भी हम आज पढ़ेंगे विधायी शक्ति का विभाजन, यानी लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन कैसे कैसे किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम अपनाया गया है उसके अंतर्गत किस तरह विभाजन किया गया है विधायी शक्ति का, लेजिस्लेटिव पावर का, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहां से। केंद्र और राज्य विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, या कहें कि विधायी शक्तियों का बंटवारा, विधायी शक्तियों का विभाजन भारत के संविधान के माध्यम से। इसमें हम जो है 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक एम लक्ष्मीकांत के पैटर्न पर चलेंगे बिल्कुल, उसमें ये चारों तरीके की बातें दी गई हैं। पहला है केंद्र और राज्य के जो विधान है, यानी केंद्र सरकार के स्तर पर बनाया गया विधान, यानी संसद द्वारा बनाया गया विधान, और राज्य की विधायिकाओं द्वारा बनाया गया विधान, उनके सीमांत क्षेत्र क्या हैं, यानी उनका क्षेत्र विस्तार क्या है, कहां कहां वे अप्लाई होते हैं, कहां तक अप्लाई होते हैं, क्षेत्रीय विस्तार क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज क्या है, संसद के द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके संसद के द्वारा जो बनाए जाते हैं अधिनियम लाए जाते हैं, उनका क्षेत्रीय विस्तार क्या है, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। ठीक है बच्चों, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, यानी क्षेत्रीय विस्तार क्या है, कहां तक लागू होते हैं, संसद के द्वारा लाए गए अधिनियम कहां तक लागू होते हैं, और इसके अलावा राज्यों की विधायिकाओं द्वारा लाए गए अधिनियम किस क्षेत्रीय विस्तार तक लागू होते हैं, उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि विधायी शक्तियों का विभाजन किस किस तरह है, विधायी विषयों का विभाजन किस तरह से किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट किस तरह से किया गया है, विधायी विषयों का वितरण किस तरह से किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, यानी कुल जो विषय हो सकते हैं सभी तरह के जिन पर विधायन संभव है उनको कैसे बांटा गया है, केंद्र सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, इस तरह की सूचियों की चर्चा आपने सुनी होगी, वही बात यहां पर हो रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। ये दिया गया है आपका आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 में। और टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज, यानी केंद्र और राज्यों के विधान किस क्षेत्र विस्तार तक लागू होते हैं, यह दिया गया है आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 245 में। इसके अलावा इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर, वो जो तीसरा फैक्टर है, तीसरी बात है,
वो ये है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान किन किन परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। यानी जो विषय विधायी कार्यों के लिए भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में लिखकर राज्य के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं कि राज्य सूची में ये प्रविष्टियां हैं और इन पर अगर कानून बनाना है तो राज्य की विधायिका ही बनाएगी। तो ऐसे मामलों में भी कुछ ऐसे विशेष प्रावधान दिए गए हैं भारत के संविधान में, जब भारत की संसद कुछ शर्तों को पूरा करते हुए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर विधान बना सकती है, तो उन्हीं की चर्चा यहां पे की जाएगी। यानी राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान यानी राज्य सूची के विषयों पर स्टेट लिस्ट में जो प्रविष्टियां दी गई हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत राज्य सूची में संसदीय विधान किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, स्टेट फील्ड यानी स्टेट लिस्ट में जो दिए गए हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पर पार्लियामेंट भी विधान बना सकती है और कई सारे अनुच्छेदों के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद को शक्ति है, उसके अलावा 250 में है, 252 में है, 253 में भी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो फोर्थ फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है कि राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, किन परिस्थितियों में राज्य के विधान पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित रहता है। यानी ये जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड वाला पॉइंट ये वाला, इसमें तो डायरेक्ट जो है भारत की संसद कुछ मामलों में कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए सीधे सीधे राज्य सूची के विषय पर विधान बनाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें डायरेक्ट विधान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार जो है राज्य विधान, राज्यों की जो विधान बनाने की शक्ति है उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो वे सारी चीजें यहां डिस्कस की जाएंगी आज ही की क्लास में। यानी सेंटर का जो कंट्रोल है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, उसके संबंध में भी कई सारे प्रावधान दिए गए हैं भारत के संविधान में। ठीक है बच्चों, तो इनको भी हम डिटेल में आज की क्लास में देखेंगे। तो केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंधों को पूरा डिटेल में समझने के लिए हमें 4 चीजें देखनी होंगी, 4 फैक्टर्स देखने होंगे कि केंद्र और राज्यों के विधान जो है उनका क्षेत्रीय विस्तार क्या है। ये बात दी गई है आर्टिकल 245 में यानी 245 में। विधायी विषयों का विभाजन किस किस तरह से किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, और ये जो बात दी गई है ये दी गई है आर्टिकल 246 में यानी 246 में। उसके बाद ऐसे कौन से मामले हैं भारत के संविधान के अंतर्गत जब संसद को यह शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बना सकती है। इन सब मामलों को देखेंगे, जैसे आर्टिकल 249 के अंतर्गत, आर्टिकल 250 के अंतर्गत, आर्टिकल 252 के अंतर्गत, आर्टिकल 253 के अंतर्गत और आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऐसे मामले देखेंगे जहां केंद्र सरकार जो है वो राज्य के विधायन को नियंत्रित निर्देशित कर सकती है। ऐसे भी कई सारे प्रावधान हैं भारत के संविधान में, उनको हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? फोकस करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, फोकस करोगे तभी क्लियर होगा ये टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य की जो विधियां हैं, यानी संसद के द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां, उनका क्षेत्रीय विस्तार क्या है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या होता है, किस क्षेत्र में वो लागू होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपको क्लियर है कि संसद को पूरे भारत में या इसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। क्लियर है बच्चों? संसद जो है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र के लिए या भारत के किसी भाग के लिए
विधि बना सकती है। और ये बात दी गई है किसमें? आर्टिकल 245 में, आर्टिकल 245 में। संसद को पूरे भारत या इसके किसी भाग, संसद को पूरे भारत या इसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। संसद को पूरे भारत या इसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 245। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं राज्य की विधायिका जो विधान बनाती है उसका एक्सपेंशन क्या है। राज्य विधानमंडल जो है उनको पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। क्लियर है बच्चों? राज्य विधानमंडल को पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। यानी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि पूरे राज्य में लागू हो सकती है या तो राज्य के किसी भाग में, और भारत की संसद द्वारा बनाई गई विधि या तो पूरे भारत में लागू की जा सकती है या भारत के किसी भाग में। और यह बात दी गई है आर्टिकल 245 के अंतर्गत, आर्टिकल 245 के अंतर्गत। इसके अलावा एक एडिशनल पावर दी गई है भारत की संसद को, और वो है अतिरिक्त क्षेत्रीय विधि बनाने की शक्ति, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। भारत के संविधान में यह बात लिखी गई है आर्टिकल 245 यानी 245 में कि भारत की संसद द्वारा बनाई गई विधि इस आधार पर अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं की जा सकती कि उसको जो है अतिरिक्त क्षेत्रीय लागू किया जा सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के रूप में भारत के बाहर भी लागू किया जा सकता है। और ये शक्ति जो है केवल संसद को प्राप्त है। राज्य की विधायिका जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन नहीं बना सकती, यानी अतिरिक्त क्षेत्रीय विधि जो है वो नहीं बना सकती। ये केवल संसद को ये शक्ति है, और ये शक्ति है आर्टिकल 245 के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? भारत की संसद को यह शक्ति है आर्टिकल 245 के अंतर्गत कि वो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधि बना सकती है, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन ला सकती है, ऐसा कानून जो भारत के बाहर भी लागू हो। जैसे कि इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं हैं वो भारत के बाहर भी लागू होती हैं। अगर भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध करता है जो भारत में किया जाता तो अपराध होता, तो वो बाहर किया जाएगा तब भी वो अपराध ही है आईपीसी के अंडर। आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की जो धारा 4 है वो कहती है कि आईपीसी जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियली भी इंप्लीमेंट होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत का कोई नागरिक है वो किसी दूसरे में देश में जाके मर्डर कर देता है और उसके बाद वो भारत में आकर किसी राज्य में छिप जाता है, तो उसके बाद अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर भारत में मुकदमा चलाया जाएगा उस अपराध के लिए जो उसने देश से बाहर किया है। लेकिन आईपीसी के अंडर चूंकि वो अपराध है और वो व्यक्ति भारत का नागरिक है तो आईपीसी की धारा उस पर लागू होगी और भारत में उस पर मुकदमा चलेगा। इसी तरह अनेकों कानून हैं वो भारत की संसद द्वारा बनाए गए हैं जिनको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो क्लियर है बच्चों, ये आपसे प्राथमिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन यानी अतिरिक्त क्षेत्रीय विधि बनाने का अधिकार किसको है? यह अधिकार संसद को है, यह अधिकार संसद को है
आर्टिकल 245 के अंतर्गत, आर्टिकल 245 के अंतर्गत। तो ये हमने देखा आर्टिकल 245 में जो बात दी गई है वो क्लियरली हमने समझ ली, देख ली कि संसद पूरे भारत के लिए या इसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। और संसद को ऐसी विधि बनाने का भी अधिकार है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंप्लीमेंटेशन रखती हो, यानी भारत के बाहर भी लागू होती हो। तो यह शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है आर्टिकल 245 के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे मामले देख लेते हैं जिनमें संसद द्वारा बनाई गई विधि जो है वो लागू नहीं होती। संसद के द्वारा बनाई गई विधि जो है लागू नहीं होती। संसदीय विधान जो है, संसद द्वारा बनाई गई विधि जो है इन क्षेत्रों, इन विशेष क्षेत्रों या मामलों में लागू नहीं होती। ये मामले जो है देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहां पे राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दी गई है भारत के संविधान के अंतर्गत, और कुछ मामलों में शक्ति जो है राज्यपाल को दी गई है, राज्यपाल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज के मामले में वह विनियम बना सकता है, यानी रेगुलेशन बना के विधायन कर सकता है। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कुछ यूनियन टेरिटरीज के मामले में रेगुलेशन बनाकर, यानी विनियम बनाकर विधायन कर सकता है। और इसका उद्देश्य होगा शांति, तरक्की और अच्छा प्रशासन। शांति यानी पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस। शांति के लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए राष्ट्रपति कुछ यूनियन टेरिटरीज के केस में विनियम बनाकर विधायन कर सकता है। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं? जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसके अलावा दादर नगर हवेली और दमन और दीव, और इसके अलावा लद्दाख। इन यूनियन टेरिटरीज के मामले में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो विनियम बनाकर, रेगुलेशन बनाकर विधायी कार्य कर सकता है, जिसका उद्देश्य हो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस। ठीक है बच्चों? इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में, कुछ राज्यों जैसे मेघालय, जैसे त्रिपुरा और जैसे मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों यानी कि ट्राइबल एरियाज के संदर्भ में संसद की कोई विधि लागू नहीं होगी, ऐसा बोल सकता है, ऐसा आदेश पारित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों? यानी संसद की विधि वैसे तो भारत में पूरे राज्य क्षेत्र में ही लागू होती है, लेकिन संसद की कोई विधि जिसको राष्ट्रपति को लगता है कि यह कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होनी चाहिए, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति जो है आदेश निकाल सकता है और कह सकता है कि संसद की यह विधि इस राज्य की जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। जैसे मेघालय, जैसे त्रिपुरा और जैसे मिजोरम के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो ट्राइबल एरियाज पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को लागू करने से इंकार कर दे या ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू होने की अनुमति दे जैसा वो सुझाए, जिसका वो सुझाव दे। ठीक है बच्चों? इसके अलावा भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को भी शक्ति दी गई है कि वो संसद की विधि को, संसद द्वारा बनाई गई विधि को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करने से इंकार कर दे। राज्य का राज्यपाल जो है ऐसे निर्देश जारी कर सकता है कि संसद की कोई विधि उस राज्य के संदर्भ में जिसका वो राज्यपाल है, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज अगर कुछ हैं उस राज्य के अंतर्गत,
उस राज्य के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं यानी अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें संसद की विधि लागू नहीं होगी। और अगर लागू होगी तो ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों या मॉडिफिकेशन के साथ जैसा कि राज्यपाल सजेस्ट करे। तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है। इसके अलावा असम के जो राज्यपाल हैं उनके पास विशेष शक्ति है असम के संदर्भ में। असम राज्य जो है उसके राज्यपाल के पास विशेष शक्ति है कि वो घोषित कर सकता है कि संसद की कोई विधि जो है वो असम के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, और यदि लागू होगी तो ऐसे परिवर्तनों, ऐसे मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होगी जो राज्य का राज्यपाल यानी असम का राज्यपाल सुझाए। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर वैसे तो संसद का जो विधान है, संसद के द्वारा बनाई गई जो विधि है, वो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र पर लागू होती है या भारत के किसी भाग पर लागू होती है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को और राज्यपाल को भारत के संविधान में कुछ शक्तियां दी गई हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष राज्यों के संदर्भ में, कुछ विशेष क्षेत्रों के संदर्भ में, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में और अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में, राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो संबंधित राज्य में ऐसे क्षेत्रों में संसद की विधि को लागू करने से इनकार कर सकते हैं, या फिर ऐसी विधि को ऐसे परिवर्तनों या मॉडिफिकेशन के साथ लागू करवा सकते हैं जैसा कि वो सुझाएं, जैसा कि वो सुझाव दें। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके सामने एक तरह से अपवाद के रूप में ये शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति की और कुछ राज्यों के राज्यपालों की। ऐसे राज्यों के राज्यपालों की जिन राज्यों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, या फिर असम के राज्यपाल की। और राष्ट्रपति को जो शक्ति है वो कुछ राज्यों के संदर्भ में है, जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में, या फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव, और इसके अलावा लद्दाख। और इसके अलावा पुदुचेरी के संबंध में भी, पुदुचेरी के मामले में भी अगर वहां की विधायिका सक्रिय नहीं है तो पुदुचेरी के मामले में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो विनियम बनाकर विधायी कार्य कर सकते हैं, पुदुचेरी के केस में भी। ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, विधायी विषयों का विभाजन देख लेते हैं। आर्टिकल 246 के अंतर्गत कैसे कैसे किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी विषयों का विभाजन कैसे कैसे किया गया है। सेंटर और स्टेट के बीच में, या कहें कि यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरह से विधायी विषयों यानी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का विभाजन किया गया है आर्टिकल 246 के अंतर्गत। आर्टिकल 246 के अंतर्गत आर्टिकल 246 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो है केंद्रीय सूची यानी यूनियन लिस्ट या संघ सूची बोल सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है। आर्टिकल 246 में जो है बात की गई है 3 सूचियों की, यानी कि केंद्र सूची जिसको बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट, राज्य सूची जिसको बोल सकते हैं स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची की अगर बात करें तो इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने या विधि बनाने का अधिकार जो है वो भारत की संसद को है, और इसको सूची नंबर 1 कहा गया है। इसमें कुल मिलाकर 98 विषय हैं। अंतिम एंट्री जो है वो 97 नंबर पर है, लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान में 98 विषय शामिल हैं केंद्र की सूची में यानी यूनियन लिस्ट में। और इसमें कैसे कैसे मामले शामिल हैं, जैसे प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, जैसे बैंकिंग,
जैसे विदेशी मामले, बीमा, संचार आदि। यानी ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, या फिर ऐसे विषय जिन पर पूरे देश में जो विधान बने उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ऐसे विषयों को संघ सूची में रखा गया है, यानी कि यूनियन लिस्ट में रखा गया है। और ये जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये तीनों सूचियां डिटेल में दी गई हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में आर्टिकल 246 में दिया गया है तीनों सूचियों को, और इन पे विधान बनाने की शक्ति किसको है ये बात। लेकिन सूचियों में कितनी एंट्रीज हैं, क्या क्या एंट्रीज हैं, वो सब दिया गया है अनुसूची 7 में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है बच्चों, एम लक्ष्मीकांत बुक में 98 विषय बताए गए हैं। तो एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। यूनियन लिस्ट जो है जिसकी चर्चा है आर्टिकल 246 में, यूनियन लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उन पे विधान बनाने की शक्ति है भारत की संसद को। और इसमें कौन कौन से विषय हैं वो दिया गया है 7वीं अनुसूची में। टोटल जो विषय है वे 98 हैं, अंतिम एंट्री जो है वो 97 नंबर पर है। और इसमें कौन कौन से मामले शामिल हैं? प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, बैंकिंग, विदेश मामले, बीमा और संचार। ठीक है, इसके अलावा जो अगली सूची दी गई है वो है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची में जो है 59 विषय हैं, 59 विषय। और इसके अंतर्गत कैसे विषय हैं? जैसे लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, जैसे पुलिस, जैसे कृषि, जैसे लोक स्वास्थ्य और सफाई आदि। इस तरह के 59 विषय दिए गए हैं राज्य सूची में, यानी कि स्टेट लिस्ट में, जिस पर विधायन का अधिकार है राज्यों की विधायिकाओं को। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं, एंट्रीज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पर विधायन का अधिकार है राज्य की विधायिकाओं को। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा एक सूची और दी गई है, सूची नंबर 3, सूची 3, जिसमें 52 विषय हैं। इसको कहा गया है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। और इस पर विधायन की जो शक्ति है आर्टिकल 246 यानी 246 के अंतर्गत, वो केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारों को भी है। यानी कि भारत की संसद के माध्यम से विधान बनाया जा सकता है, राज्यों की विधायिकाओं के माध्यम से भी विधान बनाया जा सकता है। किन विषयों पर? जो समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हैं। क्लियर है बच्चों? और इसके अंतर्गत कैसे कैसे मामले हैं वो देख लेते हैं। जैसे विवाह और तलाक, विवाह और तलाक संबंधी मामले, श्रम कल्याण यानी कि लेबर वेलफेयर का मामला, विद्युत यानी कि पावर, समाचार पत्रों से संबंधित मामले, आर्थिक व सामाजिक प्लानिंग, इकोनॉमिक व सोशल प्लानिंग से संबंधित मामले। इसी तरह के 52 विषय, 52 विषय जो हैं वो शामिल हैं समवर्ती सूची में यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। तो क्लियर है बच्चों? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, ये सारी डिटेल जो है ये मिलेगी आपको अनुसूची 7 में, 7वीं अनुसूची में। लेकिन इन सूचियों पर विधान बनाने की शक्ति किसको है, किस विधायिका को है, ये जानकारी मिलेगी आपको आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में। ठीक है बच्चों? तो यूनियन लिस्ट पर विधान बनाने की शक्ति है भारत की संसद को, कॉन्करेंट लिस्ट पर विधान बनाने की शक्ति है भारत की संसद और राज्यों की विधायिकाओं दोनों को, और राज्य सूची पर विधान बनाने की शक्ति है राज्यों की विधायिकाओं को। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब विधायी विषयों का जो विभाजन है, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। विधायी विषयों का विभाजन तो हमने देखा आर्टिकल 246 के अंतर्गत। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ले लेते हैं एक बार। वो ये है कि राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर राज्यों के बाहर के क्षेत्रों के लिए विधान बनाने की शक्ति संसद को है। यानी कि जैसे भारत के वे क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं, यानी संघ शासित क्षेत्र कहलाते हैं, वो राज्यों के सीमा के अंतर्गत तो नहीं आते, वो तो अलग से एडमिनिस्टर होते हैं केंद्र के द्वारा। तो उन क्षेत्रों के लिए राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधान बनाने की शक्ति जो है भारत की संसद को है। क्लियर है बच्चों? ये जो बात लिखी गई है, ये लिखी गई है यूनियन टेरिटरीज के मामले में। यूनियन टेरिटरीज यानी यूनियन टेरिटरीज ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्यों के बाहर के क्षेत्रों से संबंधित हैं। लेकिन इनके मामले में भी तो फिर राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर विधायन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो विधायन कौन करेगा? वो विधायन करेगी भारत की संसद। क्लियर है बच्चों? तो राज्य सूची के विषयों पर, लेकिन राज्यों के बाहर के क्षेत्रों के लिए विधायन की जो शक्ति है वो संसद के पास है, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है इसी संदर्भ में रिलेवेंट, वो एक स्पेशल प्रोविजन है जो जोड़ा गया है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2016 में। 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से संबंधित था। एक 101वां संशोधन 2016 भारत के संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रावधान किया गया था जिसमें कहा गया था कि जीएसटी के संबंध में, जीएसटी के संबंध में विधायन करने का जो अधिकार है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। ठीक है बच्चों? जीएसटी के संबंध में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भारत में शामिल किया गया था, लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत। ठीक है? तो इसमें प्रावधान किया गया था कि जीएसटी के संबंध में विधायन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास भी है और राज्य विधानमंडल के पास भी है, क्योंकि जीएसटी को लगाने में और जीएसटी को वसूलने में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। क्लियर है बच्चों? अब अगली महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं जो कही गई है आर्टिकल 248 के अंतर्गत। आर्टिकल 248 आर्टिकल 248 कहता है कि भारत में विधायन की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां वो संसद के पास हैं, वो संसद को दे दी गई हैं। यानी ऐसे विषयों पर विधायन कौन करेगा जो विषय ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ऐसी शक्तियों को बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये भारत के संविधान में दी गई हैं भारत की संसद को। रेजिडुअरी पावर्स, भारत के संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 248 के अंतर्गत भारत में विधायन की यानी लेजिस्लेशन की जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियां, वो दी गई हैं भारत की संसद को। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब यह है कि उन विषयों पर विधायन करने की शक्ति जो ना तो यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में लिखे हुए हैं,
ना ही वो राज्य सूची में लिखे हुए हैं और ना ही वो संवर्ती सूची में लिखे हुए हैं। तो ऐसे विषय जो ना राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, ना संवर्ती सूची में है, उन पर विधायन करने की जो शक्ति होती है उसको बोला जाता है रेजिडुअरी पावर, यानी विधायन की अवशिष्ट शक्ति। और ये दी गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत भारत की संसद को एक्सक्लूसिव रूप से। क्लियर है बच्चों यहां तक? रेजिडेंशियल पावर्स नहीं, रेजिडुअल पावर्स, रेजिडुअल पावर्स यानी कि रेजिडुअरी पावर्स। ठीक है बच्चों, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअल पावर्स। क्लियर है बच्चों? अवशिष्ट शक्तियां। तो विधायी विषयों का विभाजन हमने देख लिया। भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन सी अनुसूची में है, किस मामले में राज्य की विधायिका को शक्ति है, किस मामले में जो है भारत की संसद को शक्ति है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वैश्विक स्तर पर एक बार तुलना कर लेते हैं कि विधायी शक्तियां किस किस को दी गई हैं। संघीय संविधानों की हम लोग बात करेंगे, संघीय संविधानों की, क्योंकि विधायी शक्तियों का जो बंटवारा होता है, विभाजन होता है संविधान के माध्यम से, संविधान में लिखकर, वो संघीय संविधानों में होता है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा होता है। तो अमेरिका के संविधान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका जो है बहुत ही पुराना एक संघीय राज्य है। अमेरिका के संविधान में एक ही सूची है बस संघीय संविधान में, और वो है संघीय सूची। अमेरिका का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अमेरिका का जो संघीय संविधान है, उसमें केवल एक ही सूची है, संघीय सूची। और संघीय सूची में जो विषय नहीं है उन सभी पर विधायन की शक्ति जो है राज्यों की विधायिकाओं को है। ठीक है बच्चों, यानी यहां पे जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, हालांकि अवशिष्ट शक्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां अगर हैं भी तो वो राज्यों को प्राप्त हैं, राज्यों को। यहां पे अमेरिका का जो संघीय संविधान है यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें संघीय सूची दी गई है, यानी ये जो विषय शामिल है संघीय सूची में, इन पर विधान बनाने की जो शक्ति है वो है अमेरिका की संघीय विधायिका की, यानी यूएस कांग्रेस की, जिसका उच्च सदन बोला जाता है सीनेट और निम्न सदन बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं यूएस कांग्रेस। तो यहां पे संघीय सूची है केवल, और संघीय सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर विधान बनाने की जो शक्ति है वो है संघीय विधायिका की, यानी यूएस कांग्रेस की। जी विजय यादव जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। आकाश सिंह पूछ रहे हैं रेजिडुअरी पावर्स को एक बार फिर से बता दिया जाए। ठीक है, देखिए हमने बात की संघ सूची की, राज्य सूची की और संवर्ती सूची की। तो इनमें कुछ कुछ विषय शामिल हैं, उन विषयों पर विधायन की शक्ति किसको है ये हमने चर्चा कर ली। अब कुछ विषय ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन पर विधान बनाने की नौबत आ जाए, यानी विधान बनाना आवश्यक हो जाए, लेकिन ऐसा कोई विषय ना तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है और न ही संवर्ती सूची में है। तो ऐसे विषय पर विधान बनाने की शक्ति बोली जाएगी अवशिष्ट शक्ति, यानी रेजिडुअरी पावर। और ये जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, इन पर विधान बनाने की शक्ति दी गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत भारत की संसद को। ठीक है, रेजिडुअरी पावर जो है वो भारत की संसद को है, किसी राज्य की विधायिका को नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन खड़ा होता है तो उसको क्लियर करते हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कोई नया अगर मुद्दा आया तो उसमें क्या ये किसी सूची में शामिल है या नहीं है, तो वो काम जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अमेरिका के संविधान की बात हमने की कि वैश्विक स्तर पर जो व्यवस्था है उसमें अमेरिका में सिर्फ संघीय सूची है और कोई सूची नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी सिर्फ संघीय सूची ही है और कोई सूची नहीं है। यानी संघीय सूची में जो विषय नहीं है उन सब पर विधान बनाने की शक्ति जो है प्रांतों को है, ऑस्ट्रेलिया में भी और राज्यों को है अमेरिका में भी। इसके बाद कनाडा को देख लेते हैं। कनाडा का जो संविधान है, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो सूचियां हैं, संघीय सूची और प्रांतीय सूची। और इसके अलावा यह बात कही गई है कि अवशिष्ट शक्ति जो है कनाडा में वो संघ की विधायिका को है, जैसे कि भारत में है। कनाडा के संविधान में दो सूचियां हैं, संघीय सूची और प्रांतीय सूची। और इन दोनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं है उनको कहा जाएगा अवशिष्ट विषय, यानी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। और उन पर विधायन की जो शक्ति है वो है कनाडा में संघ के पास। संघ को यह शक्ति दी गई है कि वो अवशिष्ट शक्तियों पर विधायन करे, जैसे कि भारत के संविधान में संघ की जो विधायिका है यानी संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो अवशिष्ट विषयों पर विधायी कार्य करे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम जिससे काफी प्रेरित है भारत का संविधान, उसको देख लेते हैं उसमें क्या व्यवस्था थी। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, उसमें व्यवस्था थी 3 सूचियों की, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि अगर रियासतें तैयार हो जाती तो एक संघ का निर्माण हो जाता, जिसमें एक तरफ ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होते और दूसरी तरफ जो है शामिल होती रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन चूंकि प्रिंसली स्टेट्स शामिल नहीं हुई, संघ बनाने को तैयार नहीं हुई, इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के वे प्रावधान जो संघीय व्यवस्था की स्थापना करने वाले थे भारत में, वो कभी लागू ही नहीं हुए, वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय व्यवस्था लागू ही नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जो इसमें प्रावधान थे उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान था संघीय सूची का, प्रांतीय सूची का और समवर्ती सूची का। ठीक है बच्चों, और आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान में भी 3 सूचियां हैं, आर्टिकल 246 के अंतर्गत और अनुसूची 7 में जो दी गई हैं। तीनों सूचियां हैं, संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची भी है। तो इस संदर्भ में कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है, उससे काफी कुछ लिया गया है, सीखा गया है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है भारत के संविधान में और भारत सरकार अधिनियम 1935 में। वो अंतर यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को, जबकि भारत के संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो दी गई हैं भारत की संसद को, जैसे कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दी गई हैं अवशिष्ट शक्तियां संघ की विधायिका को। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसके 2 स्रोत आप मान सकते हो, 2 जगह से आप उसको प्रेरित मान सकते हो। एक तो बात यह है कि भारत के संविधान में भी संघीय सूची है, स्टेट लिस्ट भी है और कॉन्करेंट लिस्ट भी है। ये तीनों सूचियां हैं, ये दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी। तो इस अधिनियम से भारत का संविधान प्रेरित है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, रेजिडुअरी पावर्स जो हैं, वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, जबकि भारत के संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेजिडुअरी पावर्स जो है लेजिस्लेशन की, वो दी गई हैं भारत की संसद को, जैसे कि कनाडा के संविधान में रेजिडुअरी पावर्स जो है वो दी गई हैं संघ की विधायिका को। तो क्लियर है बच्चों, यहां से ये जो सूचियां हैं और ये जो शक्तियां हैं ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी प्रेरित हैं और कनाडा के संविधान से भी प्रेरित हैं।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विधायी सूचियों का वरीयता क्रम। अगर विधायी सूचियों में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो किसको वरीयता दी जाएगी? किसको वरीयता दी जाएगी? विधायी सूचियों में कोई मतभेद हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए कि कोई विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, अगर इसको लेकर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो यह मामला जाता है उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन लेता है उसके अंतर्गत वो जो है संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखता है। ठीक है बच्चों। संघ सूची को राज्य सूची और संवर्ती सूची पर वरीयता दी जाएगी। संघ सूची को राज्य सूची और संवर्ती सूची पर वरीयता दी जाएगी। संघ सूची को वरीयता मिलेगी राज्य सूची पर और संवर्ती सूची पर। इसके अलावा अगर प्रश्न उठे कि संवर्ती सूची को प्राथमिकता दी जाएगी राज्य सूची के ऊपर। क्लियर है बच्चों ये बात? आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी ये काम जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का है कि कोई अगर नया मुद्दा उठा तो वो किस सूची के अंतर्गत आएगा, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसाइड करते समय ध्यान रखेगा कि संघ सूची को राज्य सूची और संवर्ती सूची पर वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा संवर्ती सूची को राज्य सूची पर वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा अगर संवर्ती सूची के संदर्भ में विधायन कर दिया केंद्र ने और राज्यों ने तो राज्य की विधि के ऊपर केंद्र की विधि को वरीयता दी जाएगी। यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि को राज्य की विधि पर वरीयता दी जाएगी। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? आप जानते हैं कि संवर्ती सूची के अंतर्गत भारत की संसद भी विधायन कर सकती है और राज्यों की विधायिकाएं भी विधायन कर सकती हैं। ऐसे में अगर संवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद ने भी विधायन कर दिया और राज्य की विधायिका ने भी विधायन कर दिया तो कौन सा विधान लागू होगा? ऐसे केस में संसद द्वारा बनाया गया विधान लागू होगा और राज्य का विधान जिस हद तक संसद के विधान के विरोध में होगा उस हद तक राज्य का विधान जो है लागू नहीं होगा। सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके अलावा एक अपवाद है इस बात का, वो अपवाद यह है कि अगर वैसा हो जाता है तो फिर राज्य का विधान जो है वो संसद के विधान से भी ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। वो क्या है? यदि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाए राज्य के राज्यपाल के द्वारा और उस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो ऐसे मामले में राज्य का वह विधेयक लागू होगा, भले ही संसद का कोई दूसरा विधेयक उसी ही मुद्दे पर मौजूद हो, लेकिन वो लागू नहीं होगा, राज्य का विधेयक लागू होगा। फिर से बोलता हूं एक बार, यदि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाए राज्य के राज्यपाल के द्वारा और राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे दे तो राज्य का ऐसा विधेयक अधिनियम जब बन जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके तो फिर वो लागू होगा। अगर उसी से संबंधित कोई दूसरा विधेयक पहले से लागू है, अधिनियम पहले से लागू है, संसद के द्वारा बनाया गया, तो संसद के अधिनियम पर राज्य के अधिनियम को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि राज्य का जो ये विधेयक है ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद विधान बना है। ठीक है बच्चों? यदि राज्य का कोई विधेयक है जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा और राष्ट्रपति की सहमति उसको मिल जाती है तो उस राज्य में यही विधेयक लागू होगा, तो उस राज्य के संदर्भ में यह विधि लागू होगी, भले ही संसद की कोई विधि पहले से मौजूद हो। तो इसी विधेयक को, इसी अधिनियम को वरीयता दी जाएगी संसद के अधिनियम के ऊपर उस राज्य में, उस विशेष राज्य में। ठीक है बच्चों? तो ये एक तरह से अपवाद है इस बात का कि संवर्ती सूची के अंतर्गत किसी विषय पर विधान बनाया गया,
एक संसद द्वारा बनाया गया, एक राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया। तो सामान्य परिस्थिति में संसद द्वारा बनाया गया विधान लागू होगा। लेकिन अगर ऐसा ही विधान राज्य की विधायिका के द्वारा बनाया गया और राष्ट्रपति की सहमति भी उसने प्राप्त कर ली इस प्रोसेस में राज्यपाल के माध्यम से, तो फिर संसद के विधान पर वरीयता दी जाएगी उस राज्य में, उस राज्य के उस विधान को जिसकी चर्चा यहां पे हो रही है, जिसको राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि राज्यों के विधायी क्षेत्र में संसदीय विधान। भारत के संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति दी जाती है संसद को। तो वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनको हम देख लेते हैं। उन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है वो सब हम देख लेते हैं। तो ये जो अब हम देखने वाले हैं इसमें क्या होगा कि राज्यों के विधायी क्षेत्र में यानी कि स्टेट लिस्ट के संदर्भ में, स्टेट लिस्ट के संदर्भ में संसद को विधान बनाने की शक्ति कैसे कैसे मिल जाती है, किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस किस आधार पर मिल जाती है। ठीक है बच्चों, यानी राज्यों के विधायी क्षेत्र में कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यों के विधायी क्षेत्र में यानी कि स्टेट लिस्ट में दिए गए विषयों के संबंध में संसद को विधान बनाने की शक्ति मिल जाती है। तो किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह शक्ति मिलती है और क्या क्या डिटेल्स हैं इस प्रावधान की वो देख लेते हैं एक बार। भारत के संविधान का आर्टिकल 249 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 249 इसके अंतर्गत राज्यसभा को एक शक्ति दी गई है। राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि अगर वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे और उसमें यह बात लिखी हो कि राज्यसभा ये चाहती है कि भारत की संसद राज्य सूची के इस विषय पर राष्ट्रीय हित में विधान बनाए। तो अगर ऐसा संकल्प पारित किया जाता है तो भारत की जो संसद है वो विधान बना सकती है राज्य सूची के उस विषय पर जिसके बारे में उससे विधान बनाने की अपेक्षा की गई है संकल्प के द्वारा, जो संकल्प पारित किया है राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से। फिर से बोलता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 249 के अंतर्गत प्रावधान है जिसके अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वो संकल्प पारित करके भारत की संसद को यह अधिकार दे कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बना सकती है और ऐसा करना राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट में आवश्यक है। तो राष्ट्रीय हित की बात हो रही है, यानी नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव यानी रिजोल्यूशन के अंतर्गत, और ये जो रिजोल्यूशन है ये 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। तो जब तक ये प्रस्ताव लागू रहेगा, ये अधिकतम 1 वर्ष के लिए एप्लीकेबल होता है। तो तब तक जो है संसद के पास ये शक्ति है कि वो राज्य सूची के उस विषय पर विधायी कार्य कर सकती है। ठीक है बच्चों, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित किया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है कि भारत की संसद राज्य सूची के इस विषय पर, उस विषय को भी लिखा जाएगा, इस विषय पर विधायी कार्य करे, विधान बनाए। और ये जो संकल्प है ये एक बार में 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। तो उस दौरान संसद जो है विधान बना सकती है।
और जब ये संकल्प जो है समाप्त हो जाएगा तो उसके 6 महीने बाद वो विधान भी समाप्त हो जाता है और इस संकल्प को दोबारा तिबारा पारित किया जा सकता है इसी प्रक्रिया से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए। तो आप देख रहे हैं कि राज्यसभा जो राज्यों की प्रतिनिधि होती है उसको पावर है आर्टिकल 249 के अंतर्गत कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को विधान बनाने की शक्ति दे दे। 2/3 बहुमत का मतलब है कि राज्यसभा में जब ये संकल्प वोटिंग के लिए आए, जब ऐसा संकल्प आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा में मतदान के लिए आए, उस समय जितने सदस्य राज्यसभा में मौजूद हों उनके कम से कम 2/3 के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए इस संकल्प का। तो उसको बोलेंगे 2/3 बहुमत, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3। विजय यादव जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? आप वीडियो के नीचे कमेंट करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 250 की। आर्टिकल 250 क्या कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो यानी अनुच्छेद 352, तो इसकी जो घोषणा की गई हो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, उसके दौरान जो है भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बना सकती है। क्लियर है बच्चों? अनुच्छेद 250 कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तो इस घोषणा के दौरान भारत की संसद को अधिकार है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधायी कार्य कर सकती है और ऐसे विधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने का समय नहीं बीत जाता। आर्टिकल 250 के अंतर्गत जो विधायी कार्य किया जाएगा वो समाप्त हो जाएगा जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा और उसके बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होगी। ठीक है बच्चों? यानी आर्टिकल 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान भारत की संसद जो विधान बनाती है राज्य सूची के विषयों पर, वो स्थायी रूप से लागू नहीं रहते। वो केवल तब तक लागू रहते हैं जब तक आपातकाल की अवधि समाप्त होने के बाद 6 महीने का समय नहीं बीत जाता, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 252 क्या कहता है? आर्टिकल 252 ये कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधायिकाएं संकल्प पारित करके संसद से यह अनुरोध करें कि उन राज्यों के संदर्भ में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद विधान बनाए, तो संसद ऐसा विधान बना सकती है और इस विधान को उन 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के अलावा भी अन्य राज्य बाद में स्वीकार कर सकते हैं, अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई बच्चों। अनुच्छेद 252 क्या कहता है? यहां पे जो शक्ति दी गई है वो दी गई है राज्यों की विधायिकाओं को। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधायिकाएं संकल्प पारित करके अनुरोध करती हैं भारत की संसद से कि भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर उन राज्यों के संदर्भ में विधायी कार्य करे, तो भारत की संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि भारत की संसद राज्य सूची के उस विषय पर उन राज्यों के संदर्भ में विधायी कार्य कर सकती है, विधान बना सकती है। ऐसा विधान उन्हीं राज्यों में लागू होगा।
और बाद में अन्य राज्य भी उस विधान को स्वीकार कर सकते हैं संकल्प के माध्यम से ही, और अपने राज्य क्षेत्र में उनको लागू करा सकते हैं। तो आपने देखा कि राज्यों के विधायी क्षेत्र में यानी स्टेट लिस्ट में दिए गए विषयों पर संसद को विधान बनाने की शक्ति मिल जाती है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत अगर राज्यसभा चाहे तो, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी हो तो, और अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधायिकाओं ने ऐसा अनुरोध किया हो तो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राज्यों के विधायी क्षेत्र में संसदीय विधान जो है उसके 2 अनुच्छेद और हैं, यानी कुल मिलाकर भारत के संविधान में 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत दी गई परिस्थिति में भारत की संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति जो है वो मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं ऐसे क्या है। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस को लागू करने के लिए भारत की संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बना सकती है। क्लियर है बच्चों? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स या कन्वेंशंस को लागू करने के लिए भारत की संसद जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बना सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 356 क्या कहता है? 356, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो भारत की संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि उस राज्य के संदर्भ में राज्य सूची के किसी भी विषय पर भारत की संसद जो है वो विधान बना सकती है, और ऐसे जो विधान हैं वो लागू रहते हैं। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी ऐसे विधान समाप्त नहीं होते। हालांकि इन विधानों को राज्य की विधायिका समाप्त कर सकती है, बदल सकती है या पुनः पारित कर सकती है। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 356 के अंतर्गत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर उस राज्य के संदर्भ में भारत की संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो विधान बनाए। ठीक है, और ऐसे विधान जो हैं तब भी लागू रहते हैं जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। हालांकि आगे चलकर राज्य की जो विधायिका है वो संसद द्वारा बनाए गए ऐसे अधिनियमों को समाप्त कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है या उनको पुनः पारित भी कर सकती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है विजय यादव जी, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। तो क्लियर है बच्चों, राज्यों के विधायी क्षेत्र में, राज्यों के विधायी क्षेत्र में संसदीय विधान ये संभव है 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 356। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? चलिए आज की क्लास की आखिरी स्लाइड देख लेते हैं। सभी बच्चे फोकस करेंगे। राज्यों द्वारा विधायन पर केंद्र का नियंत्रण। अभी तक हमने ऐसे 5 अनुच्छेद देखे
जिनमें विशेष परिस्थितियां दी गई हैं और उन विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत भारत की संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो सीधे सीधे राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बना सकती है। लेकिन इसके अलावा भी भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जब संसद जो है सीधे सीधे राज्य सूची के विषय पर विधान तो नहीं बनाती, लेकिन राज्यों की जो विधायी प्रक्रिया है उस पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, केंद्र उसको प्रभावित कर सकता है। ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जहां पे केंद्र को शक्ति है कि वो राज्यों के विधानों को प्रभावित कर सकता है? अनुच्छेद 200 और 201, अनुच्छेद 200 और 201। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल जो है उसके पास शक्ति है कि वो राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राज्य की विधायिका के द्वारा जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वो राज्य के राज्यपाल के पास जाता है स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, विचारणार्थ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब राज्यपाल के पास एक विकल्प यह भी होता है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ भेज दे। ठीक है बच्चों, तो ये जो शक्ति है ये आर्टिकल 200 में है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास आ जाता है राज्य का विधेयक अगर, तो राष्ट्रपति उसको एब्सोल्यूट वीटो भी कर सकता है, यानी उस विधेयक को अनुमति देने से इंकार कर सकता है, और ऐसी स्थिति में वो विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि राज्य का विधेयक है और राष्ट्रपति यानी केंद्र के स्तर पर उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? राज्य का राज्यपाल जिसके पास राज्य की विधायिका के द्वारा पारित विधेयक आता है, राज्य के राज्यपाल के पास विकल्प है आर्टिकल 200 के अंतर्गत कि वो उसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है विचारणार्थ। और राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं आर्टिकल 201 के अंतर्गत? वो एब्सोल्यूट वीटो भी कर सकता है राज्य के विधेयक को, यानी कह सकता है कि मैं इसको अपनी अनुमति नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में क्या है, राज्य का विधेयक है और राष्ट्रपति की सहमति न मिलने के कारण वो समाप्त हो जाता है। तो ये एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रावधान है भारत के संविधान का जहां पे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के विधायन पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे वो केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये एक ऐसा मैकेनिज्म है आर्टिकल 200 और 201 के अंतर्गत जहां पे राज्य के विधान पर एब्सोल्यूट वीटो करने का अधिकार भी है भारत के राष्ट्रपति को। इसके अलावा ऐसा ही प्रावधान है अनुच्छेद 304 में। अनुच्छेद 304 में अगर किसी राज्य की विधायिका ऐसा विधेयक लाना चाहती है जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहता हो, तो ऐसा विधेयक जो है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही राज्य की विधायिका में पेश किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी राज्य की विधायिका ऐसा विधान लाना चाहती है, ऐसा विधेयक लाती है जो उस राज्य के अंतर्गत या उस राज्य के साथ किसी अन्य राज्य और उस राज्य के बीच में व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहता हो, तो ऐसा विधेयक जो है उस राज्य की विधायिका में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही पेश किया जा सकता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 304 के अंतर्गत भी राज्य की विधायी शक्ति पर, यानी राज्य की सूची में दिए गए किसी विषय पर अगर राज्य विधान बना रहा है और वो विधान जो है ऐसा है जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो ऐसा विधेयक जो है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही राज्य की विधायिका में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 360 है, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360
इसमें बात की गई है वित्तीय आपात की, वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को यह शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य को निर्देश दे कि राज्य के पास अगर कोई धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति के विचारणार्थ मंगाया जा सके। आर्टिकल 360 के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वो राज्यों को ऐसे निर्देश दे सकती है कि अगर किसी राज्य का कोई धन विधेयक है या कोई अन्य वित्तीय विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति के विचारणार्थ मंगाया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोल सकती है कि आपका ये जो धन विधेयक है या आपका ये जो वित्तीय विधेयक है इसको आप राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजिए। ऐसे निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार किसी भी राज्य को उस राज्य के धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक के संदर्भ में वित्तीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इस आर्टिकल को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत, आर्टिकल 360 के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह शक्ति मिल जाती है कि वह किसी राज्य को यह निर्देश दे सकती है कि उस राज्य का कोई धन विधेयक या वित्तीय विधेयक उसको केंद्र सरकार मंगा सकती है राष्ट्रपति के विचारणार्थ। केंद्र सरकार कह सकती है राज्य सरकार को कि आपका ये जो धन विधेयक है या आपका ये जो वित्तीय विधेयक है आप इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजिए। ये शक्ति मिल जाती है केंद्र सरकार को अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपात की घोषणा की गई हो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आर्टिकल 213 भी कुछ कहता है। आर्टिकल 213 कहता है कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल जो है वो अध्यादेश नहीं ला सकता। यानी अध्यादेश भी एक विधायी शक्ति होती है ना, अध्यादेश भी एक विधायी शक्ति होती है और अध्यादेश लाने की शक्ति जो है वो राज्यपाल को है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उनसे संबंधित अध्यादेश लाने की शक्ति है राज्य के राज्यपाल को होती है। लेकिन कुछ मामले जो अनुच्छेद 213 में दिए गए हैं, आर्टिकल 213 में दिए गए हैं, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल जो है वो अध्यादेश नहीं ला सकता। आर्टिकल 213 में कुछ ऐसे मामले दिए गए हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल जो है वो अध्यादेश नहीं ला सकता। यानी यहां पे फिर वही बात है कि केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य की विधायी प्रक्रिया, राज्य की विधान लाने की शक्ति, भले ही वो अध्यादेश ही क्यों ना हो, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है बच्चों बात आपको? तो राज्यों द्वारा विधायन पर केंद्र का नियंत्रण है। कई सारे प्रावधान भारत के संविधान में ऐसे हैं जो राज्यों द्वारा विधायन पर यानी राज्यों द्वारा विधायी शक्ति के प्रयोग पर, यानी राज्यों द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो वह नियंत्रण जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से हो सकता है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 200 और 201 में यही बात है, यहां पे राष्ट्रपति के माध्यम से नियंत्रण लगाया जा रहा है। अनुच्छेद 304 में भी यही बात है, राष्ट्रपति के माध्यम से नियंत्रण लगाया जा रहा है। अनुच्छेद 360 में भी यही बात है, राष्ट्रपति के माध्यम से ही राज्य की विधायी शक्ति पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। और आर्टिकल 213 भी यही कहता है कि राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल जो है कुछ मामलों में अध्यादेश नहीं ला सकते। तो कुल मिला के 4 अनुच्छेद भारत के संविधान के जो आपके सामने लिखे गए हैं, इन चारों अनुच्छेदों के अंतर्गत
राज्यों के विधायन पर केंद्र अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है राष्ट्रपति के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से। स्पीकर के पद का चुनाव हो सकता है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव ही होना होता है। संविधान में तो ऐसा ही लिखा है ना कि संसद जो है अपने सदस्यों में से, या विशेष रूप से कहें कि लोकसभा जो है अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनेगी स्पीकर के रूप में, और किसी दूसरे को चुनेगी उप स्पीकर यानी डेप्यूटी स्पीकर के रूप में। तो अभी तक चुनाव नहीं होता था। इसका कारण यह था कि सरकार और विपक्ष के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक सहमति होती थी, खासतौर पे 1990 के बाद से, कि जो है स्पीकर होगा सत्ता पक्ष की ओर से और उप स्पीकर यानी डेप्यूटी स्पीकर होगा विपक्ष की ओर से। लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है वो स्पीकर तो बना ही रही है सत्ता पक्ष की ओर से। ऐसा सुनने में आया है कि उप स्पीकर यानी डेप्यूटी स्पीकर का पद भी किसी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए राजनीतिक दल को ही दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर विपक्ष के लिए यह अच्छी बात है कि उन्होंने फैसला लिया है कि स्पीकर पद के लिए वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और चुनाव होगा। तो स्पीकर पद के लिए अगर चुनाव होता है, जो कि पहली बार होगा, वो पूरी तरह से संवैधानिक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो परंपरा रही है अब तक कि जितने भी स्पीकर चुने गए हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन वो भी चुने ही गए हैं। निर्विरोध निर्वाचन भी निर्वाचन का ही एक रूप होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस बार स्पीकर के लिए चुनाव होता है, सत्ता पक्ष का एक उम्मीदवार और विपक्ष का एक उम्मीदवार, वोटिंग होती है, मतदान होता है, वोटों की काउंटिंग होती है, तो ये पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बस ये है कि जो परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी वो टूट जाएगी और पहली बार जो है मतदान होगा, मतगणना होगी, अगर ऐसा हुआ तो। परंपराएं तो बच्चों कई सारी टूट गई हैं पिछले 10 सालों में। जैसे कि अभी जो 18वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी यानी 2019 से लेकर 2024 तक, उसमें किसी को भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया गया था, यानी किसी को भी उप स्पीकर नहीं बनाया गया था। तो यह भी एक लंबे समय से स्थापित प्रक्रिया थी जो 2019 में तोड़ दी गई परंपरा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने पढ़े केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध। कल हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, कार्यकारी संबंध यानी कि प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक डोमेन में केंद्र और राज्यों के संबंध। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मिलेंगे बच्चों। प्रदीप शर्मा जी, वीटो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति या फिर पढ़ेंगे हम राज्यपाल। जब हम संघ की विधायिका पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, तब हम पढ़ेंगे वीटो पावर। और जब हम राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां, तो तब हम पढ़ेंगे वीटो पावर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सेम टाइम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।